हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है सेकंड और चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो गाइस, इसका जो पार्ट 1 है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा और जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हैं स्टडी में तो। और जो सेशन रहने वाला है वो है आपका 2026 से 27। बुक है आपकी सेकंड, यानी कि जो बुक फर्स्ट है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी है, सारे चैप्टर्स यानी कि 7 के 7 चैप्टर्स। और गाइज मैं बता दूं, जिस तरीके से आपको यहाँ पर पॉलिटिकल के नोट्स करवाए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन इत्यादि के भी नोट्स करवाए जाएंगे। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई सी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। और साथ ही साथ मैं आपको आने वाले टाइम में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर में अपने आंसर शीट लिखनी है ताकि कहीं ना कहीं आप बेहतर नंबर ला सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जो भी बच्चा ये वाली वीडियो देख रहा है, आप इससे पार्ट फर्स्ट पहले देखिए ताकि आपको कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि जो हमने 12 क्वेश्चंस हैं वो पहले करवा रखे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, यानी कि क्योंकि पार्ट 2 है ना ये। तो देखो, बता रखा है एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। अब क्वेश्चन आया कि एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। तो आंसर देखिए, देश में बहुत पार्टियां होती हैं किंतु किसी एक पार्टी की सत्ता होती है, अन्य पार्टियों को सत्ता में भागीदारी नहीं होती, इसे ही एक दलीय प्रभुत्व कहते हैं। मतलब कोई एक ही पार्टी बार बार जीत रही हो तो उसे हम कहते हैं एक दलीय प्रभुत्व। जैसे कि कांग्रेस लगभग पहले जो 3 आम चुनाव हुए थे लगातार जीती थी, ठीक उसी प्रकार से अगर हम 2014, 2019 और 2024 की बात करें तो बीजेपी लगातार जीती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक दल के प्रभुत्व का दौर है, ठीक है। जैसे उस समय कांग्रेस थी और अब कौन है, अब है बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, गठबंधन सरकार क्या होती है। तो भाई यहाँ पर हमें बताना है कि जो गठबंधन सरकार होती है वो होती कौन सी है। आइए देखते हैं। तो आंसर दिखा रखा है, जब किसी राजनीतिक दल को संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होती है तब सभी दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं। मतलब देखो क्या होता है कि जब किसी भी पार्टी को संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता जितना चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, जो कुछ पार्टी होती हैं, थोड़ी थोड़ी जो पार्टी होती हैं, 1 2 3 4 पार्टी, वो क्या करती हैं, एक गठबंधन बनाती है, मतलब मिक्सअप सरकार बनाती है, ठीक है। यह दल आपसी सहमति से एक नेता का चयन प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं। ये सब क्या करते हैं कि 4-5 पार्टी मिला के उसमें से एक व्यक्ति को बोल देते हैं कि ये हमारा मेन रहेगा और उसको क्या बना देते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। मतलब कि बहुत सारी पार्टी को मिलाकर जब एक सरकार बनती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, गठबंधन सरकार, ठीक है। आगे देखिए, दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन कीजिए। भाई जो लोकतंत्र है उसमें विपक्ष की क्या भूमिका होती है, इसका आपको वर्णन करना है। तो आंसर देखिए, पहला दिखा रखा है, सरकार के नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखकर उसकी गलतियों की आलोचना करता है। देखो जो विपक्ष होता है क्या करता है कि जो सरकार होती है उसकी जो नीतियां होती हैं और जो उसके कार्य होते हैं, अगर वो कुछ गलत कार्य होते हैं तो उसकी क्या करता है, आलोचना करता है, ठीक है। दूसरा, जनता की समस्या और मुद्दों को सरकार के सामने उठाता है तथा सरकार को जवाबदेही बनाता है। मतलब जो विपक्ष होता है क्या करता है कि जो जनता की समस्या होती है उसको उठाता है और जो जनता के जो मुद्दे होते हैं ना उसको सरकार तक पहुंचाता है, ठीक है। तो उससे क्या होती है, जो सरकार होती है और ज्यादा जवाबदेही बनती है। तो विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, दक्षिणपंथी दल से आप क्या समझते हैं। जो दक्षिणपंथी दल होता है उससे क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं। ये ऐसे दल हैं जो वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, ये क्रांति व उग्र परिवर्तन का विरोध करते हैं। देखो जो दक्षिणपंथी है ना वो क्या चाहते हैं कि जो चीजें चल रही है ना वो हमेशा चलती रहे सेम, ठीक है, एज इट इज, उनमें कोई भी बदलाव ना आए, ठीक है। वो मतलब पुरानी चीजों को ही बना के रखना चाहते हैं आगे। और वो क्या करते हैं, जो क्रांति होती है, जो उग्र होते हैं, उनके परिवर्तन, जो ऐसे उग्र परिवर्तन होते हैं उनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ताकि समाज उच्च विशेषाधिकार हो तथा किसी धर्म, जाति या नस्ल की गुणगान करते हैं। मतलब ये ना किसी एक ही जाति का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, एक ही धर्म को मानते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। ये स्पष्ट है कि ऐसे दल पूंजीपतियों तथा गुरु के हितों की रक्षा करते हैं। ऐसे दल क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को ही मान रहे होते हैं, ठीक है। देखो ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। जैसे आज के समाज में अगर हम देखें तो ये सरासर गलत है, ठीक है। देखो आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 17, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व किस प्रकार भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में सहायक रहा। देखो बता रखा है कि जो पहले 3 आम चुनाव हैं उसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसके प्रभुत्व किस प्रकार भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में सहायक रहा, सक्षम रहा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट
बहुमत मिला। ठीक है, क्या मिला भाई? स्पष्ट बहुमत मिला। इसके बावजूद नियमित चुनाव, विपक्षी दलों की भागीदारी और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रही। इससे भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी व्यवस्था की नींव मजबूत हुई। अब देखो क्या हुआ कि शुरू शुरू में कौन जीता? सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीती। तो इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसने ही कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है उसको स्थापित करने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई, बहुत ज्यादा सहायक रहा। क्यों? क्योंकि विपक्ष जो दल थे उनकी भी भागीदारी थी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की भागीदारी थी वो सबसे सर्वप्रथम थी। तो सबसे ज्यादा सहायक कौन रहा? कांग्रेस रही लोकतंत्र को स्थापित करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन किस कारण से हुआ? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो विभाजन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, किस कारण से हुआ था, यह आपको बताना है। तो आंसर दिखा रखा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में 1960 के दशक में वैचारिक और राजनीतिक मतभेद बढ़ गए। मतलब 1960 के दशक में क्या हो गया, इनमें ना जो वैचारिक होते हैं मतलब बात विचार वाले और जो राजनीतिक होते हैं उनमें क्या हो गया, मतभेद बढ़ गए। मुख्य रूप से भारत चीन युद्ध 1962 और सोवियत संघ तथा चीन के प्रति नीतियों को लेकर पार्टी में गंभीर मतभेद हुए। मतलब कोई कह रहा था हाँ, कोई कह रहा था ना। तो ऐसे क्या होता है, मतभेद बढ़ते हैं क्योंकि एक बंदा कह रहा है हाँ, एक बंदा कह रहा है ना। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें रहती हैं तो वहां पर हाँ ना में फिर मतभेद ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ये क्या हो गए, मतभेद बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। इन्हीं मतभेदों के कारण 1964 में सीपीआई का विभाजन हुआ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई-एम का गठन हुआ। मतलब 1964 में क्या हुआ, एक नई पार्टी बनाई गई सीपीआई, और कौन सी पार्टी? वो थी मार्क्सवादी पार्टी। ठीक है, समझ में आया? चलिए भाई, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। ठीक है, 4 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है और 2 का भी आ सकता है। अगर ये आपके फाइनल टर्म में आएगा तो ये 4 नंबर का आएगा, अगर अभी मिड टर्म में आएगा तो ये 6 नंबर का भी आ सकता है, अगर ये 2 का भी आ सकता है। ठीक है, तो आप 6 नंबर के क्वेश्चन है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी, दोनों नाम सेम है, ये इंग्लिश में ये हिंदी में। ठीक है, पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो पार्टी है उस पर हमें क्या लिखना है, एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो पहला दिखा रखा है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1934 में कांग्रेस के समाजवादी रुझान वाले नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। मतलब देखो, कांग्रेस में रहते हुए एक पार्टी बनाई गई 1934 में जिसका नाम था क्या, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव कर के दोहरी सदस्यता पर रोक लगा दी, तो कांग्रेस के समाजवादियों ने मजबूरन अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर लिया। अब हुआ कि ना 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव करा। ठीक है, उन्होंने अपने संविधान में, कांग्रेस संविधान में, और उन्होंने जो दोहरी सदस्यता थी ना, मतलब कि एक पार्टी इधर भी है एक पार्टी उधर भी, तो आप इस पार्टी में भी रह सकते हैं और उस पार्टी में भी रह सकते हैं। तो ये वाली सदस्यता क्या कर दी, उन्होंने खत्म कर दी। ठीक है, तो जो कांग्रेस में समाजवादी जो लोग थे उन्होंने क्या करा, मजबूरन एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। कब बनी थी, 1948 में। ठीक है, लेकिन इसका जो पहले गठन हो चुका था वो कब हो चुका था, 1934 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा, सोशलिस्ट पार्टी में कई विभाजन हुए और कुछ मामलों में विलय भी देखा गया। देखो, सोशलिस्ट पार्टी जो है उसमें विभाजन भी बहुत ज्यादा हुए हैं और उसमें कुछ मामलों में विलय भी देखा गया। मतलब कई पार्टी उसमें जुड़े भी हैं और कई पार्टी उसमें से गई भी है। ठीक है, मतलब कई लोग उसमें आए भी हैं और कई लोग उसमें गए भी हैं, ये बात है यहाँ पर। आगे कुछ फोर्थ पॉइंट है, इसके प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता तथा राम मनोहर लोहिया इत्यादि। ठीक है, मतलब ये इसके क्या है, प्रमुख नेता है। अगले क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी? जो कांग्रेस पार्टी है वो हम कैसे कह सकते हैं कि एक तरीके की ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी लोग मौजूद थे, मतलब सभी विचारधारात्मक, मतलब कि सभी विचार वाले लोग इसमें थे। तो हम कैसे कह सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए आंसर दिखा रखा है, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी क्योंकि इसमें विभिन्न विचारधाराओं और राजनीतिक विचारों वाले लोग शामिल थे। मतलब देखो, जो कांग्रेस पार्टी है उसमें क्या थे, बहुत सारे विचारधारात्मक क्या थे, गठबंधन थे, क्योंकि ये क्या थी, एक विचारधाराओं वाली पार्टी थी। ठीक है, राजनीतिक विचारों वाली पार्टी थी। तो कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला दिखा रखा है पॉइंट, कांग्रेस में वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्य मार्गी विचारों के नेता मौजूद थे। मतलब देखो, कई लोग वामपंथी को मानते थे, कई लोग दक्षिणपंथी को मानते थे, और कई लोग ऐसे भी थे जो वामपंथी को भी मानते थे और दक्षिणपंथी मतलब मध्य मार्गी थे, मतलब दोनों को ही मानते थे। ठीक है, दूसरा दिखा रखा है, इसमें समाजवादी और साम्यवादी विचारों से प्रभावित लोग भी थे तथा रूढ़िवादी विचार रखने वाले लोग भी थे। मतलब इसमें देखो क्या थे, समाजवादी लोग भी थे, साम्यवादी लोग भी थे, ठीक है, और रूढ़िवादी लोग भी थे, मतलब सभी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, सभी टाइप की विचारधारा इसमें शामिल थी। आगे है, कांग्रेस में विभिन्न सामाजिक वर्गों, जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोग को प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। मतलब इसमें ना हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक ही जाति होगी, कोई एक ही सामाजिक वर्ग होगा, कोई एक ही क्षेत्रीय लोग होंगे। इसमें सभी धर्मों के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे, सभी सामाजिक वर्गों के लोग थे। मतलब ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी विचारधाराओं का मेल था। ठीक है,
तो गाइस जो इसके बाकी पॉइंट्स हैं वो हम करेंगे पार्ट 3 में। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।